रिश्तों में विश्वासघात। एक दिन दोपहर में मैं नेट पर अपनी मनपसंद फिल्म जुदाई देख रही थी कि हमारे सामने के खाली पड़े मकान के सामने एक टेम्पो रुकने की आवाज़ आई और कुछ देर बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक होते ही मैं समझ गई अब फिल्म पूरी देख नहीं पाऊंगी। झुंझलाते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने टेम्पो का ड्राइवर खड़ा था। वह कह रहा था, मैडम, सामने के मकान में जब जोशी साहब आ जाएं तो उनसे कह दीजिएगा मैं कल आकर किराया ले जाऊंगा। मैं कुछ कह पाती इससे पहले वह चला गया। मैं बाहर बरामदे में ही बेंत की कुर्सी डालकर बैठ गई। शाम को सामने वाले मकान पर कार को रुकते देख मैं समझ गई कि वे लोग पहुंच गए हैं। एक डेढ़ घंटे में आलू मटर टमाटर की सब्जी और पूरी बनाकर टिफ़िन में पैक करके मैं सामने वाले मकान में पहुंची। दरवाजे की घंटी बजाने पर 5-6 साल की बच्ची ने दरवाज़ा खोला। तब तक जोशी जी अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर आ पहुँचे। मैंने उन्हें बताया कि मैं सामने के घर में रहती हूँ। मिसेज जोशी ने नमस्ते किया और बताया कि उनका यूपी से बेंगलोर तबादला हुआ है। सफ़र से बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। घर में सामान भी व्यवस्थित करना है और सभी को भूख भी ज़ोरों से लग रही है। अभी तुरंत तो गैस का इंतज़ाम नहीं होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैनेज करूं। मैंने कहा, घबराइए मत, मैं घर से खाना बनाकर लाई हूँ। फ्रेश होकर खाना खा लीजिए। वैसे मेरे घर में 2 सिलेंडर हैं, एक आप ले लीजिए। फ़िलहाल उससे काम चला लीजिए। बाद में गैस कनेक्शन मिलने पर आप मेरा सिलेंडर वापस कर दीजिएगा। इस तरह मेरा परिचय जोशी परिवार से हुआ। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का नाम पास के इंग्लिश मीडियम स्कूल में लिखवा दिया था और धीरे धीरे वे सब नए माहौल में सहज हो गए। मेरे तीनों बच्चे अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते थे। बेटी स्नेहा ने 10वीं की परीक्षा दी थी। पूर्वा बीटेक कर रही थी। पारस सीए की तैयारी कर रहा था। सभी इस तरह व्यस्त थे। मैं कभी कभी सामने जोशी जी के घर मिसेस जोशी से गपशप करने पहुंच जाती और कभी वह मेरे घर भी आ जाती। 30 वर्षीय अमिता बहुत जिंदा दिल औरत थी। हमेशा हंसती और हंसाती रहती। मैंने घर में ही बुटीक खोल रखा था। अमिता बुटीक के कामों में मेरी थोड़ी मदद कर देती थी। इधर कुछ दिनों से वह मुझे मिलने नहीं आ पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उससे मिलने उसके घर जाऊं, और मैं पहुंच भी गई। दरवाजे की घंटी बजाने पर एक अपरिचित ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर गई। तभी रसोई से ही अमिता ने आवाज़ लगाकर मुझे रसोई में ही बुला लिया। मैं रसोई में गई। अमिता ब्रेड पकौड़े तल रही थी। उसी ने बताया कि उसकी छोटी बहन मनीषा का यहीं के कॉलेज में अध्यापिका के तौर पर चयन हुआ है। हॉस्टल में रहने के बजाय वह उनके साथ ही रहेगी। अमिता का अब बुटीक और मेरे घर आना जाना बहुत कम हो गया था। अब वह घर के कामों में और बहन बच्चे और पति की सेवा में ही लगी रहती। कभी कभार घर आती भी तो अपनी बहन मनीषा के ड्रेस के काम कराने। मैं उससे कहती, अमिता, कभी अपनी तरफ भी ध्यान दिया है? दिन ब दिन कैसी होती जा रही हो? अपने जाने पहचाने हंसोड़ अंदाज में वह बोलती, अब भला मुझे कौन देख रहा है? मनीषा को कॉलेज जाना पड़ता है, इसलिए उसे बुटीक की ज़रूरत है। मनीषा नाम के ही अनुरूप खूबसूरत थी। गोरी, लंबी और छरछरा बदन। उसके जिस्म पर वेस्टर्न ड्रेस बहुत फबती थी। दिन बीतते गए। मैं भी अपने घर और बुटीक में व्यस्त थी। अमिता का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। एक दिन मैं पूर्वा के साथ खरीदारी के लिए मार्केट गई हुई थी कि मॉल से सटे स्त्री रोग चिकित्सक के क्लिनिक की सीढ़ियों से उतरते अमिता को देखा। शुरू में तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। कभी भरे भरे जिस्म वाली अमिता सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रही थी। तब तक मैं जब तक मैं उस तक पहुंचती, वह टेम्पो में बैठकर दूर निकल गई। शाम को मैंने सोचा उसके घर जाकर देखूं, वह बीमार तो नहीं है। मैं उसके घर गई तो मुझे देखकर उसे कोई खुशी नहीं हुई। वह दरवाजे पर ही खड़ी खड़ी बातें करने लगी। फिर मैंने ही कहा, क्या अंदर नहीं बुलाओगी? हिचकते हुए वह दरवाजे से हट गई।
मैं अंदर घुसी ही थी कि मिस्टर जोशी जी और मनीषा की मिली-जुली हंसी गूंज रही थी। अमिता मुझे लगभग खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। मैंने ही बात की शुरुआत की। सच-सच बताओ अमिता, क्या बात है? इतना कहना था कि जैसे कई दिनों से रोका हुआ पानी का बांध उसकी आंखों से टूटकर बह निकला। उसने कहा, दीदी, आप सही कह रही थी। मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए था। मैंने जो बात कभी भी सपने में नहीं सोची और जिसकी कल्पना भी नहीं की थी वह हुआ। मनीषा और रजत में नाजायज़ संबंध है। मैं जब मनीषा को वापस भेजने की बात करती हूँ तो मनीषा कुछ नहीं कहती, पर रजत मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। मनीषा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ। मनीषा मेरे सामने तो कुछ नहीं कहती, पर मेरे पीठ पीछे मुझे घर से बाहर निकालने के लिए रजत से जिद करती है। मैं सारी बातें सुनकर सन्न रह गई। मैं हॉस्पिटल भी गई थी। घर में ऐसा माहौल है और मैं 4 महीने के गर्भ से हूँ। मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहती थी, पर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, अबॉर्शन नहीं हो सकता। मैंने पूछा, तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई अमिता? उसने कहा, सब किस्मत का खेल है दीदी। उस बात को 4 महीने बीत गए। एक रात 11 बजे हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। मेरे पति ने दरवाज़ा खोला, देखा तो दरवाजे पर रजत था और वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने बताया, अमिता सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और उसे ब्लीडिंग हो रही है। वह बुरी तरह तड़प रही है। उसे हॉस्पिटल ले जाना है। प्लीज़ आप अपनी गाड़ी में उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। यह सुनते ही हम आनन फानन में ही उसे उठाकर गाड़ी में अस्पताल पहुंचे। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। ऑपरेशन द्वारा बच्चे को बाहर निकाला गया। उसने एक लड़के को जन्म दिया। 6 घंटे बाद वह होश में आई तो उसने सिर्फ मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की। डॉक्टर ने सबको बाहर रोकने का आदेश दिया। मैं अंदर पहुंची तो उसने इशारे से कुछ कहना चाहा। अपने पास बुलाया और मैं उसके बगल में पहुंची तो उसने फलों की ट्रे के पास रखी हुई अत्याधुनिक पेन को उठाने को कहा। उसने इशारे से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की। इतने में ही अमिता ने दम तोड़ दिया। मैंने उस पेन को अपने पर्स में रख लिया। सभी लोग रोने धोने लगे। मनीषा रोते रोते कह रही थी, दीदी का पैर नहीं फिसलता तो वह आज हमारे साथ होती। उनका फिसलना उनकी मौत का कारण बन गया। काश उनका पैर न फिसला होता। अमिता के घर मातम का माहौल था। क्रियाकर्म के बाद मैं घर आई और अपना मोबाइल चेक कर रही थी। तभी देखा उसमें अमिता का मैसेज आया हुआ था, जिससे मुझे पता चला कि हादसे वाले दिन उसने रात का खाना नहीं बनाया था, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वह मुझसे मिल तो नहीं सकती थी, इसलिए उसने मुझे मैसेज किया था। मैंने उसकी पेन को उलट पुलट कर देखा तो उसमें मुझे एक छोटा सा कैमरा मिला। मैंने उसे अपनी बेटी की मदद से लैपटॉप से कनेक्ट किया और लैपटॉप ऑन करने पर मैं यह देखकर दंग रह गई कि उसमें रजत जोशी और मनीषा अमिता को बुरे तरीके से पीट रहे थे। रजत उसे जोर जोर से लात मार रहा था और वह ज़मीन पर पड़ी बुरी तरह से छटपटाती हुई ज़मीन पर बेसुध हो गई। पूरा फर्श खून से लाल हो गया होने लगा। पेन की असलियत जाने बगैर दोनों ने अमिता की बुरी तरीके से पिटाई की थी। मैंने तुरंत अपने घर के नौकर को भेजकर अमिता के माता पिता को अपने घर पर बुलाकर उन्हें वह सब हाल दिखाया, जिसे देखकर उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मनीषा ऐसा घिनौना काम कर सकती है, लेकिन आंखों का देखा झुटलाया भी तो नहीं जा सकता था। मनीषा और रजत से पूछने पर कि अमिता कैसे मरी तो दोनों ने गुस्से से आग बबूला हो गए। तब अमिता के पापा ने लैपटॉप ऑन करके उन्हें उनकी करतूत दिखाई।
शर्म, ग्लानि और शोक से मनीषा ने दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद को फांसी लगा ली। अस्पताल ले जाने तक मनीषा की मौत हो गई। अमिता के माता पिता ने तुरंत रजत के नाम केस फाइल किया और सबूत के तौर पर वह पेन पेश किया, जिसके आधार पर अमिता की हत्या के आरोप में रजत जोशी को सजा हो गई। बच्चों को अमिता के माता पिता अपने साथ ले गए। मुझे इस बात का सुकून है कि अमिता को तड़पा तड़पा कर मारने वाले भी अंजाम तक पहुंच ही गए। दोस्तों, रिश्तों में दगा करना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन अपने रिश्ते जितने पाक और साफ रखेंगे, जीवन जीने में उतनी आसानी होगी। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट